नमस्कार दोस्तों, लीजिए मैं यानी सरोज गिरी गोस्वामी अपनी लिखी कहानी मृगमरीचिका लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए सुनते हैं ये कहानी मृगमरीचिका। खेतों की पगडंडी से निकलकर गांव की कच्ची सड़क पर बच्चों का झुंड चला जा रहा था। सभी बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के बीच ही थी। सभी बच्चों ने कुर्ते और ऊंचे ऊंचे पायजामे पहने थे। सिर पर कढ़ाईदार गोल टोपी थी। सबकी बगल में झोले लटक रहे थे तो हाथों में उनके तख्तियां झूल रही थीं और कुछ बच्चे तो उन्हें बाकायदा झूला झुला रहे थे। राह चलते चलते कोई किसी का कुर्ते का छोर खींच देता था तो कोई दूसरे का झोला खींचकर आगे भाग जाता था। फिर जिसका झोला खींचा जाता था वह खींचने वाले बालक को कुछ दूर तक दौड़ाता। फिर दोनों मिलकर जोर जोर से हंसते थे। तब तक कोई किसी की तख्ती से अपनी तख्ती जानबूझकर मारता। फिर हंसता हुआ कहता, भाईजान गलती से लग गई। फिर आगे बढ़ जाते। कोई कुर्ते की जेब से चना चबेना निकालता तो सब उस पर झपट पड़ते। कहते, अम्मा यार अकेले अकेले खाना चाहते हो क्या? फिर हाथ तो किसी के कुछ आता नहीं था क्योंकि तब तक वह मिट्टी में गिर चुका होता था। फिर चना निकालने वाला व्यक्ति बालक रुआंसा हो जाता और पछताता कि नाहक ही इनके सामने चना चबेना निकाला। कुछ दूर जाकर अकेले मजे लेकर खाता। सभी मस्ती में हंसते हंसते चलते। तभी कोई शरारती बच्चा उनकी पीठ पर धौल जमाता और कहता, ओए सुन, अरे जरा सुन ना, तख्ती पे दाना, कल की छुट्टी परसों को है आना। तभी दूसरा बच्चा उसके साथ तुकबंदी करता और कहता, सुन, तख्ती पे रुई। समझे बच्चों? दोबारा सुनो, तख्ती पे रुई, मौलवी जी की दाढ़ी में लटके चुई यानी चुईया। इतना सुनते ही सब ताली बजाकर खिलखिलाकर हंस पड़ते। फिर गाने वाला लड़का सीना फुलाकर आगे वाले झुंड में शामिल हो जाता। सभी बच्चे अपने साथी से हंसते बतियाते आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं में से एक सुंदर सा बालक लगभग 7-8 साल का अपना झोला व तख्ती संभाले अपने साथी से मदरसे की और मौलवी जी की बातें करता आगे बढ़ रहा था। उसके एक हाथ में तख्ती थी तो दूसरा हाथ उसके कुर्ते की जेब पर था। वह जेब लगभग कसकर पकड़े था, जैसे उसकी जेब में उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी हो। उस बालक का नाम था खलील और जो उसने जेब में संभाल रखा था वह उसके गोल मटोल रंग बिरंगे कंचे। वह सोच रहा था किसी तरह अपनी गली में पहुंच भर जाए। फिर जो कंचे खेलने में आनंद आएगा उसका वृतांत करना ही नामुमकिन है। वह अपने साथी की बातों का जवाब हाँ या ना में ही दे रहा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी गली में जाकर कंचे खेलने में जो था। वह पंख लगाकर वहां उड़कर पहुंचना चाहता था। शाम होने से पहले ही सभी बच्चे अपने घरों में घुस गए थे। कुछ खिलाड़ी बच्चे अभी भी झोला किनारे रखकर खेल में मगन थे। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था तो कोई कंचे खेल रहा था तो कोई झुंड आंख मिचौली खेलने में मगन था। सभी बच्चे बड़ी तल्लीनता से अपने अपने खेल खेल रहे थे। यह उम्र ही ऐसी होती है, इसमें न कोई चिंता न तनाव। वो कहते हैं ना, न ऊधों से लेना न माधो को देना। खूब खाओ पियो खेलो कूदो, कभी मन करे तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लो। आजकल का समय थोड़े ही था कि बच्चों पर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है कि उनका मधुर सरल बचपन उसके बोझ तले दब जाता है। तब तो उर्दू का कायदा याद करने में ही पूरा साल गुजर जाता था। बच्चे खूब जी खोलकर मस्ती करते थे और पढ़ाई तो बस काम चलाऊ ही होती थी। सो नन्हा खलील भी अपने घर के सामने ही अपने साथियों के साथ कंचे खेल रहा था। उसके साथी बड़ी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे। खलील को उन्हें देखकर अपने आप पर गुस्सा आता था कि वह ही क्यों मदरसे में जाता है। यह तो मजे मजे में पूरा दिन खेलते हैं और उसे मदरसे जाकर सबक याद करना पड़ता है। खलील सोचता कि क्या ही अच्छा होता जो वह भी मदरसे नहीं जाता।
पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ कभी कंचा खेलता तो कभी गुल्ली डंडा खेलता, कभी बाग में जाकर कच्चे पक्के आम अमरूद तोड़ तोड़ कर खाता, या फिर खेतों से चना मटर की फलियां खाता, या ईख में घुसकर गन्ने चूसता, या आलू और शकरकंदी भून भून कर खाता। ये सब खलील करता तो था, लेकिन कभी कभार ही ऐसी मटर गश्ती करने का मौका मिलता था, वह भी छुट्टी के दिन। लेकिन उसका नन्हा चंचल मन कहता था कि वह बस दिन भर मस्ती ही करता रहे। जब थक जाए तो अम्मी की गोद में बैठकर गरम गरम दाल भात खाए, या फिर भले ही गुड़ से छाछ ही मिल जाए, मगर खेलने के समय में कोई कटौती ना हो। बस दिन भर खेल खेल और बस खेल। वह मासूम अभी दुनियादारी से अनभिज्ञ जो था, वह जानता जो नहीं था कि जीने के लिए, पेट भरने के लिए कमाना जरूरी है और अच्छी कमाई के लिए पढ़ाई करनी जरूरी है। वह सोचता था अम्मी अब्बू भी कहाँ पढ़े हैं। अब्बू बुर्के दुपट्टे सूट साड़ियों पर कढ़ाई करते थे, तो अम्मी उनमें सलमे सितारे व शीशे लगाती हैं, अच्छा कमा लेते हैं। खलील और उसकी बड़ी बहन नरगिस अब भी कोई मनपसंद चीज़ मांगते तो तुरंत मिल जाती है। खाने में भी अम्मी अच्छा ही पका लेती है, फिर भला पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नन्हा खलील शायद यह नहीं जानता था कि पढ़ाई लिखाई उतनी ही ज़रूरी है जितना इस दुनिया में जीना, लेकिन वह इन सब झंझटों से बेफिक्र था। वह नन्हा मासूम जो था। आज सभी बालक बहुत खुश थे। आज उनके मदरसे में कोई नेताजी जो आने वाले थे। सभी धुला कुर्ता पायजामा और टोपियां पहनकर आए थे। सभी ने अपने मैले बस्ते भी धुलवा लिए थे। जिनके बस्ते यानी झोले जो फटे थे वे भी सिल गए थे। बालों में तेल लगाकर सलीके से उनको संवारा गया था। आंखों में सुरमा डाला गया था। सभी खुशी से चहचहा रहे थे और खलील सबसे ज़्यादा खुश था। सभी समय पर मदरसे पहुंच गए थे। मौलवी साहब ने सभी के लिए नई जाजिम बिछवाई थी और उसके पास सुंदर फूलों के गमले रखवाए गए थे। मदरसे के पिछवाड़े खाना बन रहा था। बड़ी बड़ी देगें चढ़ी थी आग पर, जहाँ से पुलाव की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को सुवासित कर रही थी और बच्चों के मुंह में तो अभी से पानी आ रहा था। जिन बच्चों को नेताजी के आगमन पर कार्यक्रम करना था वे अपनी तैयारियों में जुटे थे। कुछ बच्चों को फूल बरसाने का काम दिया गया था, तो कुछ को नेताजी के स्वागत में स्वागत गीत गाना था। खलील को भी एक प्यारा सा देशभक्ति का गीत गाने को कहा गया था और वह घर हो या मदरसा, गली हो या खेत, सभी जगह उस गाने की रिहर्सल में जुटा था। वह गाने को अच्छी तरह दिल से गाना चाहता था। वह चाहता था कि वह मंच पर जाकर गाने की एक भी लाइन न भूले। इसीलिए वह अब भी कोने में बैठा गीत गुनगुना रहा था, आंखें नीचे, और गा रहा था नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। अभी उसका गीत पूरा भी ना हुआ था कि बच्चों में कोलाहल सा होने लगा। तो खलील समझ गया कि नेताजी आ गए हैं, तो वह भी भागकर कार्यक्रम पेश करने वाले बच्चों में शामिल हो गया। और जब खलील ने नेताजी को देखा तो अपलक देखता ही रह गया। नेताजी का रंग धूप की तरह खिला था। बड़ी खूबसूरती से तराशी गई दाढ़ी थी। सुनहरे फ्रेम का धूप का चश्मा था उनकी आंखों पर। बड़ी ही सुंदर शेरवानी और पायजामा पहने थे और शेरवानी की जेब से झांकता रेशमी रुमाल उनके सीने पर शोभायमान था। गले में ताजा गेंदे के फूलों की माला थी। उनका ऐसा कांतिमय रूप देख नन्हा खलील अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वह कुछ समय तक तो यूं ही खड़ा खड़ा उनको निहारता रहा और भी न जाने कितनी देर तक वह यूं ही खड़ा रहता अगर उसका साथी उसे हाथ पकड़कर खींचकर अपने पास बिठा न लेता। खलील बैठा बैठा ही टुकुर टुकुर उन्हें देख रहा था। उसकी तंद्रा भंग हुई जब मंच से गाना गाने के लिए उसका नाम पुकारा जाने लगा। जब दूसरी बार उसका नाम पुकारा गया तो उसके साथी असलम ने उसे कोहनी मारकर कहा, खलील अब दिन में भी सो गया या बहरा हो गया, चल उठ। असलम की आवाज पर खलील जैसे सचमुच सोते से जागा था। वह धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। उसकी निगाहें अभी भी नेताजी पर ही टिकी थी और नेताजी भी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मंच पर पहुंचते ही खलील को लगा कि वह अपना पूरा गाना भूल चुका है। उसका मस्तिष्क एकदम कोरा हो गया है। वह घबरा गया।
इधर उधर झांकने लगा। उसे लगा कि एक हफ्ते भर से गाना रट रहा था और ऐन मौके पर सब गुड़ गोबर हुआ जाता है। वह पूरी शक्ति से गाना याद करने की कोशिश करने लगा। तभी नेताजी अपनी कुर्सी से उठकर आए और खलील के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा घबराओ नहीं, शुरू करो। अब तो उनके कोमल वचनों ने खलील में नई शक्ति का संचार कर दिया था। उसे गाना झट से ऐसे याद आया जैसे वह गाना उसके मस्तिष्क में कभी भूला ही ना था, और वह संयत होकर अपनी ही लय और धुन में मीठे स्वर में गाने लगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। गाना खत्म होते होते बच्चों का जन समूह भी उसके साथ गाने लगा था, जय हिंद जय हिंद। खलील के गाना खत्म होते ही सभी ने जोरदार तालियां बजाईं और नेताजी भी वह तो अपनी कुर्सी से उठकर ताली बजाने लगे, और उन्होंने मंच से उतरकर खलील को गोद में उठा लिया और बोले, देखो बेटा तुमने कितना अच्छा गाना गाया, तुम अपनी एक लाइन भी नहीं भूले, शाबाश बेटा, वेल डन। मैं तुम्हें अपनी इच्छा से छोटा सा इनाम देना चाहता हूँ। कहकर उन्होंने अपनी जेब से करारा 10 रुपए का नोट निकाला और खलील को देना चाहा, लेकिन खलील असमंजस में था कि नोट ले या ना ले। मुझे क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए वह अपने मौलवी जी की तरफ देखने लगा। तब मौलवी साहब बोले, ले लो खलील, यह तुम्हारा इनाम है बेटा। मौलवी साहब की आज्ञा मिलते ही खलील ने चट से 10 का नोट ले लिया और उसे अपनी जेब के हवाले कर सोचने लगा, अरे वाह मजा आ गया, 10 का नोट, इससे तो मैं ढेर सारे कंचे खरीद सकता हूँ, मेरा तो पूरा डब्बा भर जाएगा और फिर भी ढेरों कंचे बचे रहेंगे, उनसे रोज रोज खूब कंचे खेलूंगा और जीतूंगा। पर सोचते हुए खलील मन से नीचे उतरकर अपने साथियों के साथ जाजिम पर बैठ गया और इनाम पाकर खलील का चेहरा खुशी से दमक रहा था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद नेताजी ने छोटा सा भाषण भी दिया। उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से ऊंची ऊंची तालीम हासिल करने का प्रोत्साहन दिया और वहाँ के मौलवियों को बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा, अच्छे संस्कार सिखाने पर भी बल दिया। मदरसे में जो भी कमियां थीं उन्हें दूर कराने का भी आश्वासन दिया। साथ ही बच्चों के लिए नई पुस्तकें, कॉपियां देने का वादा भी किया और मदरसे में रखरखाव की जिम्मेदारी का आश्वासन दे वे मंच से उतर गए। नेताजी कब मंच पर चढ़े, कब वे उतरे, इसका खलील को कोई संज्ञान न था और ना ही उसने नेताजी की बातें सुनी। वह देखा जाए तो नेताजी की बातें तो किसी बच्चे ने ठीक से सुनी नहीं थी। नन्हे खलील को 10 रुपए कहाँ खर्च करने हैं, यह योजना उसके दिमाग में चक्कर काट रही थी। तो छोटे बच्चों को देगों में पकने वाला शाही पुलाव खाना था। सो गिने चुने बच्चों ने ही नेताजी का भाषण सुना था। खाना खाने और दरिया कुर्सियों को समेटते हुए बच्चों को लगभग शाम हो गई थी। सुरमई अंधेरा धीरे धीरे अपने पांव फैलाने लगा था। मदरसा खेतों को भी पार करके एक सुनसान जगह पर बना था। वहीं एक छोटी सी मस्जिद भी थी। खेतों में सन्नाटा था। सभी किसान काफी पहले ही खेतों से जा चुके थे। दरख्तों के साए भी अजीब भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। उधर हवा तेज चलने से दरख्तों की डालियां आपस में टकराकर कुछ डरावनी सी आवाज निकाल रही थी, मानो आपस में ही लड़कर एक दूसरे पर चिल्ला रही हों। उधर कोई पंछी इतनी तीखी आवाज निकालकर उड़ जाता था तो उसके पंख फड़फड़ाने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे जाती थी। छोटे बच्चों पर अंधेरा हावी हो रहा था। वे बड़े बच्चों का सहारा लेकर पगडंडी पर चल रहे थे। सभी बच्चे चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे और खलील भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वैसे हल्का सा डर तो उसे भी लग रहा था, पर वह डरने की बजाय 10 रुपए के बारे में ज्यादा सोच रहा था। अब तक नन्हे खलील ने सोचा था कि वह 10 रुपए के खूब सारे कंचे खरीदेगा। फिर उसने यह विचार खुद ही त्याग दिया था। वे सोचने लगा कि इतनी कीमती 10 रुपए कंचे खरीदने में खर्चना सही नहीं है। फिर इसके दिमाग में आया कि वह 10 रुपए अम्मी को देकर अपने लिए एक रेशमी अचकन सिलवा ले, और थोड़ी देर में ही यह विचार भी उसने त्याग दिया। फिर सोचा कि नरगिस आपा को दे देगा, बाजी अपने लिए नई कुर्ती और गरारा ले लेंगी। और अगले ही क्षण उसे सोचा कि वह इनाम के 10 रुपए, वो भी 10 रुपए क्यों बाजी को दे दे। खलील के नन्हे से दिमाग में एक विचार आ रहा था
तो दूसरा जा रहा था, लेकिन अभी वह खुद अपने विचारों से संतुष्ट न था। फिर उसके मन ने सोचा कि क्यों ना रोज चाट पकौड़ी की दावत उड़ाई जाए। जब तक ये 10 रुपये रहेंगे, या फिर कल्लू हलवाई की दुकान से रोजाना गरम जलेबी, इमरती, बालूशाही और नरम नरम कलाकंद खाई जाए। लेकिन थोड़ी सी देर में यह विचार भी धाराशायी हो गया कि रोज रोज चाट पकौड़े या मिठाई खाने से खूब पेट दुखेगा। तब क्या किया जाए इन 10 रुपयों का? फिर सोचा अपनी गुल्लक में डाल देगा इस 10 रुपये को लेकिन यह भी विचार भी टाए टाए फिस हो गया कि गुल्लक में पड़े पड़े इसका क्या होगा? क्या इसका बढ़िया गाने का यह इनाम है और यह उस किसी काम ना आए, तो ऐसे इनाम को गुल्लक में रखकर डालकर सड़ाने से क्या फायदा? काफी सर खपाने के बाद खलील ने एक निर्णय ले ही लिया कि फिलहाल 10 रुपये अमानत के तौर पर अम्मी के पास रख दिए जाएं और जरूरत के हिसाब से अम्मी से थोड़े थोड़े करके वापस ले लिए जाएं। खलील को विश्वास था कि अम्मी अमानत में खयानत नहीं करेंगी, मगर अब्बू पर से थोड़ा शक है कि अब्बू कहीं पैसे खर्च कर दें और मांगने पर कल परसों के लिए टालते मूलते रहें तो क्या फायदा। इसीलिए वह अपनी अम्मी को ही अपने बैंक का खजांची बनाएगा, जिससे जब जी चाहा अपना पैसा वापस ले सके। खलील को अपना निर्णय जच गया। अब वह निश्चिंत हुआ तो उसे आसपास की स्थिति का एहसास हुआ। वह बिल्कुल अकेला एक अलग ही पगडंडी पर चला जा रहा है। उसके आसपास कोई बच्चा नहीं था। दरअसल वह अपने विचारों में इतना मगन था कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि वह चलता चलता किस ओर निकल आया है। अब खलील ने अपने आप को विकट परिस्थिति में घिरा पाया। उसने बहुत कोशिश की नन्हे से दिमाग पर जोर देकर कि वह किस पगडंडी पर कितनी दूर निकल आया है, लेकिन काफी जोर देने पर भी वह कहाँ पहुंच गया जान नहीं पाया। खलील का नन्हा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बुरी तरह घबरा गया और एक जगह रुककर आसपास देखने लगा। वह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वह कहाँ पहुंच गया है। वह डर कर रोने लगा। वह पास ही एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा था। तभी उसे दूर से खड़ खड़ की आवाज सुनाई दी तो वह और भी डर गया। कुछ घुटनों में मुंह छिपाकर सिकुड़ कर बैठ गया। खड़ खड़ की आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगी थी। अब खलील ने सिर ऊपर कर अंधेरे में ही आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की तो उसे एक अजीब सी आकृति अपने पास आती दिखाई दी। उसे लगा जरूर कोई जिन है जो खड़खड़ की आवाज करता चलता आता है। उसने डर के मारे कसकर आंखें मीच ली। उसका बदन थर थर कांप रहा था। बच्चे, कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? क्या रास्ता भूल गया है? यह प्रश्न कान में पड़ते ही खलील को लगा कि जरूर यह जिन ही है और अब वह जरूर उसे पकड़कर कब्रिस्तान ले जाएगा। आखिर वहीं तो रहते हैं ये सारे जिन। उसकी बहन नरगिस ने उसे बताया था और यह भी बताया था कि जिन बहुत अच्छे भी होते हैं। वह बच्चों को प्यार भी करते हैं और उन्हें नियामतें भी बख्शते हैं। और कोई कोई जिन तो बड़े बदमाश होते हैं। वे बच्चों को खूब तंग करते हैं, उनका खून भी पी जाते हैं। मगर खलील मन ही मन निर्णय नहीं ले पा रहा था कि ये जिन अच्छे हैं या बुरे हैं। फिर अचानक एक विचार खलील के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। उसे याद आया कि उसकी बाजी ने उसे जिन्नों की पहचान बताई थी। उसने कहा था कि जिन के पांव उल्टे होते हैं, यानी पैर में उंगलियां पीछे और एड़ी आगे की तरफ होती है। तो खलील ने धीरे से एक आंख खोली और प्रश्न करने वाले के पैर गौर से देखने लगा और पैर देखकर खलील को तसल्ली हुई कि उनके पैर उल्टे नहीं थे। फिर उसका थोड़ा डर कम हुआ और उसने पूरी आंखें खोलकर प्रश्नकर्ता की तरफ देखा। तब तक दूसरा आदमी भी साइकिल से उतरकर नीचे आ गया था। दरअसल दोनों साइकिल पर आ रहे थे, इसीलिए खलील को उनकी आकृति अजीब सी लगी थी और यह साइकिल ही खड़ खड़ करके आवाज निकाल रही थी। खलील कुछ कहता, इससे पहले वाला आदमी बोला, बच्चे भूलता क्यों नहीं है? डर मत, बता क्या नाम है तेरा? जी खलील, कहकर उसने उस आदमी की तरफ देखा। वह लंबा तगड़ा काला सा आदमी था। उसने भूरी रंगी बनियान और तहमत पहना था। बड़ी बड़ी मूछें थी मगर दाढ़ी सफा चट। सफेद टोपी थी वह उस आदमी की और दूसरा छोटे कद का था। रंग भी साफ था मगर चेहरे पर दाढ़ी मूछ दोनों ही नदारद थी।
वह मैली सी कमीज और पैंट पहने था। अब तक दोनों ही खलील को घेर कर खड़े हो गए थे। तब लंबा आदमी फिर बोला, बच्चे, रास्ता भटक गया क्या? खलील बोल नहीं पाया और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। जब तक वह आदमी आगे कुछ पूछता, उसका साथी उसे हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और खुसर पुसर करने लगा, और फिर वह भी सुनकर गर्दन हिला रहा था। थोड़ी सी देर में ही खलील के सामने वे आ गए। अब की बार वह नाटा सा आदमी बोला, हम तेरे अब्बा को जानते हैं, चल तुझे घर पहुंचा देते हैं। हाँ हाँ चल, कहकर उसने खलील की गोद में उठा लिया और अपने साथी से बोला, शौकत, जल्दी उठा साइकिल, बच्चे को घर पहुंचा देते हैं। कहकर वह साइकिल के पीछे बैठ गया और दूसरे ने तेजी से साइकिल पर पैडल मारना शुरू किया। दोनों को साइकिल चलाते चलाते लगभग आधा घंटा हो गया तो खलील का माथा ठनका। उसे लगा इतनी दूर तो नहीं था उसका घर। चाहे कितना भी रास्ता भटक जाए वह, मगर इतनी दूर तो वह नहीं आ सकता था घर से। लेकिन वह प्रत्यक्ष में कुछ बोला नहीं, चुप ही रहा। अब 10-15 मिनट और गुजरे। अब उसका सब्र जवाब देने लगा और वह पूरी शक्ति बटोर कर बोला, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मेरा घर इतनी दूर नहीं हो सकता। उसका प्रश्न सुनकर वह आदमी बोला, जिसकी गोद में खलील था, बेटा, सही कही तैने, घर तो पास में ही है। हम तो कुछ खवाने ले जा रहे हैं, समझो कि ना? उसका जवाब सुनकर खलील रुआंसा होकर बोला, मुझे खाना नहीं खाना, तुम तो मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं अपने घर जाकर खाना खा लूँगा। उसकी बातें सुनकर साइकिल चलाने वाला बोला, बच्चे, तुम तो अपने घर खाना खा लोगे, मगर हम लोग खाना तो अपने घर जाकर ही खाएंगे ना। पहले हम घर जाकर खाना खा लें, फिर तुझे तेरे घर छोड़ आएंगे। समझ गया ना बेटा? हालांकि खलील को उनकी बातों से संतुष्टि तो नहीं हुई थी, मगर वह चुप रहने के अलावा कर भी क्या सकता था? आखिर वह उनके ही तो रहमो करम पर था। इसीलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। उसे लगा कि कहीं ज़्यादा शोर मचाने पर या जिद करने पर उसके घर ना छोड़कर यहीं जंगल में छोड़कर चले गए तो उसका क्या होगा? आखिरकार थोड़ी दूर और चलने के बाद वे एक कोठरी के सामने रुक गए। खलील ने देखा आसपास की जगह खंडहर हो चुकी थी, बस वही एक कोठरी साबुत बची थी। उसका भी प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा था। कोठरी के दरवाजे पर पहुंचकर शौकत ने जेब से चाबी निकाली और ताला खोलकर सब अंदर घुस गए। कोठरी में घुसते ही खलील को अजीब सी दुर्गंध सी आई। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसे याद आया जब उसके ताऊ जी कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने आए थे, तब उसके घर में भी ऐसी ही दुर्गंध भर गई थी। दरअसल वे शराब और बीड़ी पीते थे, इसी से दुर्गंध घर में भर जाती थी। तो खलील समझ गया ये दोनों भी शराब और बीड़ी पीते हैं। खलील चुपचाप कोठरी के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। तो शौकत बोला, बच्चे, तू जरा बैठ, आ जा इस चटाई पर बैठ जा, तब तक हम खाना बनाकर खाकर तुझे छोड़ने चलेंगे। आ बेटा, आ जा, कहकर उसने खलील का हाथ पकड़कर चटाई पर बिठा दिया। फिर शौकत बोला, हरिया, चल आ बैठ, जल्दी से खाना बनाते हैं। कहकर वह कनस्तर में से आटा निकालने लगा। तो हरिया मन ही मन बड़बड़ाया, खाना तो ऐसे कह रहा है जैसे मोहन भोग बनाकर खिलाएगा, वही प्याज नमक के साथ सूखे टिक्कड़ खाओ। और प्रत्यक्ष में बोला, शौकत, तू आटा निकाल, आटे में नमक मत डाल, अब मैं जरा एक बाल्टी पानी ले आऊं नल से। कहकर वह लोहे की जंग लगी बाल्टी भरने चला गया और कुछ ही देर में पानी भर के ले आया। शौकत ने जितनी देर में आटा गूंदा उतनी देर में हरिया ने लकड़ी जलाकर चूल्हा सुलगा लिया और शौकत चूल्हे में रोटी सेकने लगा। रोटी की खुशबू से नन्हे खलील की भूख जाग गई, मगर उसे रोटी से ज़्यादा अपने घर जाने की जल्दी थी। तो जितनी देर में शौकत ने रोटी बनाई, इतनी देर में हरिया ने प्याज, हरी मिर्च, नमक एक पुरानी सी पीतल की थाली में रख लिए थे। उधर शौकत की रोटी तैयार हुई तो वह हाथ धोकर पुराने कपड़े से पोंछता हुआ बोला, बच्चे, आजा रोटी खा ले। मैं नहीं खाऊंगा, खलील झट से बोला। तब हरिया बोला, शौकत, बच्चा सूखी रोटी कैसे खाएगा रे? जाके लाने कछु सब्जी होती ना, तने घी? हाँ, याद आओ, एक बार मैं तनसो घी लाओ हो, देखूं मिल जाए तो अच्छो होएगो। कहकर वह कुछ डिब्बे टटोलने लगा। फिर बोला, जेब बात, मिल गया घी, लल्ला तेरे नाम का, ले आजा तनिक दो और खा ले।
कहकर वह थाली लेकर खलील की तरफ बढ़ा। उसने खलील के लिए एक रोटी घी से चिपड़ दी और दोनों ही सूखी रोटी नमक प्याज से खाने लगे। भूख तो खलील को भी लगी थी, तो पहले तो वह मना करता रहा, फिर चुपचाप घी की रोटी खाने लगा नमक के साथ। तीनों ने रोटी खाकर पानी पिया तो खलील बोला कि अब चलो मुझे घर छोड़ने। तब शौकत बोला, बच्चे रात में कहाँ जाएंगे, रात में अंधेरा भी कितना है, तू अभी सो जा, सुबह तुझे छोड़ आएंगे। खलील ने एक आध बार जिद भी की, मगर वे यही कहते रहे कि सुबह ही चलेंगे तुझे छोड़ने। तो खलील भी ज़्यादा कुछ ना कह सका। दरअसल अब उसे नींद आने लगी थी, तो शौकत ने उसे फटा पुराना सा गद्दा सोने को दे दिया और हरिया ने 2-3 कपड़ों की तह कर उसका तकिया बनाकर उसके सिर के नीचे रख दिया और वे दोनों उसी चटाई पर सो गए और तीनों ही निंदिया रानी की गोद में समा गए। सुबह लगभग 9 बजे के करीब खलील की नींद खुली तो वह आंखें मलता उठ गया। अचानक उसकी नज़र सामने वाली दीवार पर गई तो वहाँ पुरानी सी तस्वीर टंगी थी। एक तो खलील झट पहचान गया, ये काबा शरीफ की तस्वीर थी, मगर वह दूसरी तस्वीर पहचान ना सका। उस तस्वीर में एक फकीर सा दिखाई देता था। उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे, गले में काले सांप पड़े थे। उसके जूड़े में एक औरत बनी थी जिसके मुंह से पानी गिर रहा था। जूड़े के पास ही चंदा मामा थे और वह फकीर हाथ में डंडी वाला लोटा लिए बैल पर बैठा था। खलील आश्चर्य में पड़ गया कि यह कौन है। उसकी स्थिति शायद हरिया ने भांप ली थी और वह बोला, लल्ला जे हमारे भोले बाबा हैंगे, जैसे तुम्हारे अल्लाह होते हते हमारे जे शंकर भगवान हते। कहकर हरिया ने उस तस्वीर को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उतने में शौकत दूध और बिस्कुट लेकर कोठरी में घुसा और बोला, बच्चे तुम उठ गए, चलो कुल्ला करो, फिर मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करता हूँ, फिर मुझे ले चलोगे ना। खलील चहकता हुआ बोला, हाँ ले चलेंगे। कहकर शौकत ने दूध का बर्तन हरिया के हाथ में पकड़ा दिया और बिस्किट का पैकेट खलील को दे दिया। खलील दौड़ता हुआ नल पर चला गया। तब तक हरिया ने चूल्हा जलाया, दूध गर्म कर चाय बनाई और रात की बची रोटी चाय में डुबोकर खाने लगा। फिर उसने शौकत को चाय रोटी दी और खलील को दूध दिया। खलील घर जाने की खुशी में जल्दी जल्दी फूंक मारकर दूध पीने लगा। शौकत ने बासी रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, फिर चाय पीने लगा तो हरिया बोला, शौकत आज और खा ले सूखी रोटी, कल से तो तरमाल खाएंगे। कहकर उसने एक हाथ धीरे से दबा दी, जिसे मासूम खलील देख नहीं पाया। उसने जल्दी दूध का गिलास खत्म करके कुर्ते की आस्तीन से मुंह पहुंचा और बोला, चचा जान चलो घर। कहकर वह शौकत का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। फिर हरिया साइकिल की चाबी लेकर बाहर निकला। बाहर आकर उसने ताला लगाया और तीनों साइकिल पर सवार हो गए। खलील खुश था कि वह अपने घर जा रहा है और ये दोनों अपना प्लान कामयाब होते देख खुश हो रहे थे। काफ़ी देर तक दोनों कच्ची पगडंडी पर ही साइकिल पर चलते रहे। कभी खेतों के बीच से साइकिल चलती तो कभी बागों के बीच से निकलती आगे बढ़ रही थी। खलील को फिर लगा था मानो उसे घर पहुंचने में देरी हो रही है। उसने हिम्मत कर फिर हरिया से पूछा, चाचा जान आप मेरे अब्बू को जानते तो हो ना, आपको मेरा घर तो पता है ना, मुझे मेरे घर ले चलो। हाँ मुझे पता है बच्चे, शौकत बोला और तेजी से साइकिल चलाता रहा और खलील ने उस पर विश्वास करके अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। लगभग 1 घंटे साइकिल चलाकर तीनों किसी शहर में पहुंचे। वहां एक तंग गली के एक मकान के आगे शौकत ने साइकिल रोकी और हरिया से मुखातिब हुआ, हरिया बच्चे के साथ यहीं रुक, मैं उस्ताद से मिलकर अभी आता हूँ, उस्ताद भी खुश हो जाएगा माल देखकर। कहकर वह साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर वे एक मकान में घुस गया। तो खलील हरिया से बोला, चचा हम यहाँ कहाँ आ गए, मेरे घर कब चलोगे? अभी थोड़ी देर में चलेंगे यहाँ से, थोड़ो सो काम है, थोड़ी सी देर में चलते हैं। कहकर उसने खलील का हाथ पकड़ा और गली में एक तरफ खड़ा होकर शौकत का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में शौकत वापस आया तो आते ही हरिया लपक कर उसके पास आ गया और बोला, शौकत हो गई उस्ताद से बात? कितने पैसों दे रहे हैं उस्ताद? कम पैसे में तो बात तो करना कर आयो तू। लेकिन शौकत ने उसकी बातें अनसुनी कर दी और बोला, चल हरिया बैठ साइकिल पर, चल हम वापस चलेंगे। शौकत की बातें हरिया की समझ में नहीं आ रही थी। उसकी बातें सुनकर हरिया का सिर भन्ना रहा था। वह शौकत पर झुंझलाते हुए बोला, क्या बात है गई,
का उस्ताद कम पैसे दे रहे हैं का? अरे कछु बोल तो भाई। अरे सारे कछु कम दे रहे हैं तो कम ले ले, वैसे तैने कितने पैसे मांगे हते? अब की शौकत हरिया पर चिल्ला पड़ा, चुप रह, जल्दी से साइकिल पर बैठ, रास्ते में सब बता दूंगा। कहकर शौकत साइकिल की तरफ बढ़ गया और हरिया भी मुंह लटकाए उसके पीछे पीछे बड़बड़ाता हुआ चल दिया। जरूर सारे ने ज्यादा पैसे मांगे होंगे, तभी तो ना बताए रहो। उधर खलील भी समझ नहीं पाया, लेकिन दोनों का गुस्सा देख डर गया खलील और कुछ भी नहीं पूछ पाया था। बस टुकुर टुकुर कभी शौकत को देखता तो कभी हरिया की तरफ देखता। शौकत ने साइकिल पर बैठ साइकिल चला दी थी और एक हलवाई की दुकान पर साइकिल रोक दी और नीचे उतर गया और हलवाई के पास जाकर बोला, भाईजान बच्चे के लिए 10 रुपए की मिठाई तोल दो, पैसे कल ले लेना। इतना सुनते ही हलवाई ने शौकत को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, भैया अब मैंने उधारी बंद कर दी है, कोई उधार लेकर देता ही नहीं था, सो भैया मुँह को माफ करो। अब की शौकत को गुस्सा आ गया, लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्यों भैया, क्या जानता नहीं है तू हमें? कब तेरे पैसे मारे हैं हमने? बच्चा भूखा है, अपने लिए तो मांगते नहीं है, 2-4 दिन में पैसे दे जाएंगे। लेकिन हलवाई भी जैसे खार खाए बैठा था, वह भी जोर से बोला, भैया कह तो दिया उधारी बंद कर दी, एक बार का कहा समझ में नहीं आता। कहकर वह दूसरे ग्राहकों को मिठाई देने लगा। उसको इस तरह शौकत से बात करना खलील को पसंद नहीं आया। उसे लगा कि चचा जान उसके लिए ही तो हलवाई से मिन्नतें कर रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन हरिया तो शौकत से जला भुना बैठा था, सो शौकत की बेइज्जती हरिया को खूब रास आ रही थी। वह चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। तभी खलील को जैसे कुछ याद आया। वह तनता हुआ अकड़ कर हलवाई के पास आया और कुर्ते की जेब से 10 का नोट निकालकर हलवाई से बोला, लो अपने 10 रुपए और 2 मिठाई। 10 रुपए के लिए मरे जा रहे थे। खलील के व्यवहार से तीनों हतप्रभ हो उस बालक को देखने लगे। तब हरिया जैसे सोते से जागा था। वह एकदम से बोल पड़ा, लल्ला तू पैसे काहे को दे रहा है? तो ये 10 रुपए तो पे कहाँ से आए? चाचा जान ये मुझे इनाम में मिले थे, मैंने गाना गाया था। अब शौकत बोला, बच्चे तुम अपना पैसा रखो, हम ले लेंगे उधार। ना चाचा जान, उधार कभी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मेरी अम्मी कहती है। कहकर खलील ने 10 रुपए देकर मिठाई का डिब्बा ले लिया और शौकत के हाथ में देकर बोला, चाचा जान अब कभी उधार कुछ न लेना। बच्चे की बातें सुनकर हरिया और शौकत की आंखें की कोरें गीली हो गई थीं। अब शौकत ने आकर खलील को साइकिल पर पिछली सीट पर प्यार से बिठाया और बोला, लो बच्चे मिठाई खाओ। कहकर मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया और खलील ने भी चट मिठाई मुंह में रख ली और हंसने लगा। फिर एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर शौकत और हरिया के मुंह में डाल दिया। मिठाई का एक टुकड़ा खाकर दोनों की आत्मा तृप्त हो गई थी। उन्होंने जितना स्वाद इस मिठाई में पाया था उतना स्वाद तो उन्होंने सारी जिंदगी में कभी नहीं पाया था। तीनों ने मिठाई खाकर पानी पिया और साइकिल पर सवार हो गए थे। अब तक दोपहर के 2 बज गए थे। तीनों का ही धूप से बुरा हाल था। उधर शौकत भी साइकिल चलाकर थक गया था। उसकी बनियान पसीने से बुरी तरह भीग गई थी। तो तीनों बाग में एक आम के नीचे जाकर बैठ गए और सुस्ताने लगे। ठंडी ठंडी हवा लगी तो खलील को नींद सी आने लगी। वह ऊँघने लगा तो शौकत ने अपना तहमद निकालकर जमीन पर बिछा दिया और अपनी जांघों का तकिया बनाकर खलील को सुला दिया और कुछ ही देर में खलील नींद के आगोश में चला गया। तो हरिया भी बीच बीच में उसकी हवा करने लगा अपनी कमीज से। अचानक हरिया बोला, चो भाई तू एक बात बता, जब तू उस्ताद के ध्योरे गयो हतो फिर बात ना बनी का? कछु कम पैसे दे रहे हैं का? उसका जवाब देने से पहले शौकत ने खलील की तरफ देखा और जब उसे यकीन हो गया कि वह गहरी नींद सो गया है तो फिर वह बोला, यार हरिया मेरा मन नहीं कर रहा था इस नन्हे बच्चे को उस जालिम के हवाले करो। तू तो जानता है कि वह बच्चों को अपाहिज बनाकर भीख मंगवाता है या छोटे छोटे बच्चों से होटलों में झाड़ू पोछा या बर्तन करवाता है। तो मेरे दिल ने गवाही नहीं दी रहे। हालांकि मेरी सलीम से बात तो हुई थी, वह कह भी रहा था कि 10,000 तो वह उस्ताद से इसके दिलवा ही देगा। पहले तो मैंने हाँ कर दी, मगर फिर मैं मना करके चला आया। वैसे वह आवाज़ तो लगा रहा था कि बैठ बात तो कर, रकम कम हो तो 100-200 और बढ़वा देता हूँ। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और वहाँ से तीर की तरह निकलकर भागा था। तो अब कहा करने की सोची है तैने?
सोचना क्या है, जो होगा देखा जाएगा, पर इस बच्चे का क्या करेंगे, यही सोचकर परेशान हूँ मैं। बात तो तेरी सही है। अब हम तो ठहरे चोर उचक्के, पक्के दारूबाज, छोड़ेंगे ना ये आदतें। तो बताओ क्या करें। इसके घर का पता खुद इसे मालूम नहीं, फिर इसे छोड़ें तो कहाँ छोड़ें। फिलहाल अपने पास रखेंगे इसे और किसी तरह कुछ दिन बहलाते रहेंगे, फिर तब तक शायद इसके अम्मी अब्बू का पता चल ही जाएगा। तब तक अपना और इसका पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करेंगे, फावड़ा चलाएंगे। शौकत इसके आगे कुछ कहता, इससे पहले ही हरिया बोल पड़ा, शौकत हमें तो फावड़ो चलानो नहीं आतो, फिर कैसे करेंगे। तो शौकत बोला, यार बेईमानी ने चोरी चकारी सिखा दी तो नीकी फावड़ा चलाना सिखा देगी। और वे दोनों इसी तरह जिंदगी की अधेड़-बुन में काफी देर तक बातें करते रहे। तब तक नन्हा खलील इत्मीनान से सोता रहा था। उधर खलील के घर से उसके अम्मी अब्बू का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों ही पति पत्नी अपने जिगर के टुकड़े के लिए परेशान थे। अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैरान परेशान थे कि खलील चला कहाँ गया। अपने स्तर पर सभी खोजबीन कर रहे थे। खुद मौलवी साहब कई बार उनके घर आकर खलील की खैरियत पूछते रहते थे। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था और खलील के चले जाने से उसकी बहन भी बहुत दुखी थी। शाम को घर पहुंचते पहुंचते हरिया और शौकत को खाने पीने की याद परेशान कर रही थी। वो कहते हैं ना कि हाथी धूल के बिना, मधुमक्खी फूल के बिना नहीं रह सकती। ठीक उसी तरह दोनों दोस्त नशे के बिना नहीं रह पा रहे थे। दोनों को बीड़ी दारू की तलब लगी थी और भूख भी जोरों की लगी थी। वे दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि कोई भी निर्णय लेना तो आसान है, पर उस पर चलकर कायम रहना अत्यंत कठिन। कोठरी में आकर हरिया ने लालटेन जलाई तो शौकत ने चटाई पर गद्दा डाल दिया। फिर दोनों आकर गद्दे पर ही बैठ गए। आते ही शौकत बोला, भैया देख, कनस्तर में आटा हो तो 2 रोटी ही बना ले। वैसे मैं तो रोटी खाऊंगा नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो हरिया बोला, भैया हमऊ ई सोचत हैं कि आज हमऊ हमारे वो पेट में दर्द है रहो है, तो वीरन आज हमें रोटी ना खानी है, जा लल्ला के लाने बनाए देते हैं। कहकर वह उठा और 1 लोटा पानी गटक लिया। खाली पेट पानी सीधा भूखी अंतड़ियों से टकराया तो हरिया ने दर्द से पेट पकड़ लिया। उधर शौकत ने भी कहने को तो कह दिया कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन असल में भूख से वह भी बेहाल हो रहा था। अब तक तो उसने सोचा था कि वह भी हरिया की तरह 1 लोटा पानी पीकर क्षुधा शांत कर लेगा, लेकिन हरिया का ऐसा हाल देखकर शौकत ने भी अपना इरादा बदल लिया था और खलील उनकी परिस्थितियों से हैरान परेशान अनजान हो कभी शौकत को देखता था तो कभी हरिया को देखता था। अंत में हरिया पूरी शक्ति बटोर कर उठा और खलील के लिए बचे हुए आटे की रोटी बनाने लगा था। रात तो जैसे तैसे दोनों ने पेट में घुटने मोड़कर काट दी थी, मगर सुबह दोनों से ही उठा न जाता था। कहाँ तो दोनों ही जल्दी नित्य क्रिया से निपट कर नहा धो लेते थे, लेकिन आज दोनों ही अलसाए से पड़े थे। बल्कि देर तक सोने वाला खलील भी आज उनसे पहले उठ गया था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि आज दोनों चाचा जान उठकर क्यों नहीं जा रहे। उसके खाने को भी आज कुछ नहीं दिया। कल तो जल्दी ही दूध बिस्किट खाने को दिया था और आज कुछ भी नहीं मिला खाने को। तो नन्हा खलील सहमता झिझकता हुआ शौकत के पास गया और बोला, चाचा जान भूख लगी है, दूध नहीं तो कोई बात नहीं, रात की बची रोटी दे दो, गरम करके देना, और हो सके तो इतना सा, देखो केवल इतना सा घी भी लगा देना। खलील अंगूठा और तर्जनी मिलाकर बोला, फिर नीचे जमीन पर देखने लगा। तो शौकत बोला, हरिया देख बची रोटी हो तो इस गरम करके दे दे, बेचारे को भूख लगी है, आ बेटा मेरे पास आकर बैठ जा। कहकर शौकत ने बड़े प्यार से खलील का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोला, बेटा तेरे गांव का नाम क्या है। लेकिन खलील गांव का नाम नहीं बता पाया और चुप ही रहा। तो शौकत ने दोबारा पूछना जरूरी नहीं समझा, लेकिन वह बोला, बेटा गांव नाम पता नहीं है तो कोई बात नहीं, जब याद आए तो बता देना, फिर हम तुझे तेरे अब्बू के पास छोड़ आएंगे, तब तक तू हमारे पास ही रहना, रहेगा ना। इतना सुनते ही खलील ने हाँ में सिर हिलाया। तब तक हरिया रोटी गरम करके ले आया और बोला, लल्ला अब ही तुझे बासी रोटी खाए लो, फिर दोपहर को तुम्हें दाल भात खवाएंगे, समझे, लो खाए लो। कहकर रोटी खलील के आगे रख दी और खलील बासी रोटी भी भूख में बड़े प्रेम से खाने लगा था।
दोनों ने दिन भर ईंट भट्टे के लिए मिट्टी खोदी थी। फावड़े चला चला कर दोनों के हाथ बुरी तरह दुख रहे थे। दोनों पसीने से तरबतर थे, मगर उनकी फावड़े की चोट में कमी नहीं आई थी। वह उसी रफ्तार से जमीन पर चोट कर मिट्टी खोद रहे थे। वे दोनों दिन भर पसीना बहाते रहे और नन्हा खलील और 2 बच्चों के साथ आम के पेड़ के नीचे कंचे खेलता रहा था। दोपहर में सभी मजदूरों को मालिक की तरफ से चना चबेना मिला था और एक एक गिलास गुड़ का ठंडा मीठा शरबत। तो दोनों ने अपने हिस्से में से खलील को शरबत और चबेना दे दिया था। खा पीकर वह फिर बच्चों में खेलने लगा था। संध्या के समय तीनों साइकिल से घर आ गए थे। दोनों को 25-25 रुपया मजूरी मिली थी। जब ठेकेदार ने उनके हाथ पर उनकी मेहनत की कमाई रखी तो वह भी उनके हाथों पर पड़े छाले देखकर दंग रह गया था। लेकिन वे दोनों अपनी मेहनत की कमाई पाकर फूले न समाये थे। शाम को आते आते उन्होंने नमक, आटा, तेल लिया था और कोठरी में आकर दोनों कुछ देर यूं ही चटाई पर बैठ गए थे। उनके ललाट पर श्रम बिंदु अभी भी झिलमिला रहे थे। कुछ देर बैठकर शौकत उठा और बोला, अरे हरिया, आज तो ससुरा पुर्जा पुर्जा हिल रहा है रे। चल तो नल पर हाथ मुंह धो लें। और दोनों नल पर हाथ मुंह धोने लगे तो छिले हाथ पर पानी नमक तेजाब की तरह जल रहा था। मगर दोनों अपने हाथ की जलन को आंखें मीच कर पी गए। मगर कोई था जो उनको देख रहा था। उनके हाथों में पीड़ा उससे छिपी नहीं थी। अब जैसे ही शौकत और हरिया हाथ पहुँचते हुए कोठरी में दाखिल हुए तो नन्हा खलील हाथ में तेल की कटोरी लिए उनका इंतजार कर रहा था और वह इनको देखकर बोला, चाचा जान, बहुत दुख रहा है ना, लाओ तेल लगा दूं। अब जब अब्बू कुछ भारी काम करते हैं तो उनका भी हाथ दुखता है, तो मैं उनके हाथों पर भी तेल लगा देता हूँ। कहकर खलील ने एक हाथ से ही दोनों का हाथ पकड़कर गद्दे पर बिठा दिया और दोनों के हाथों पर तेल लगाकर फूंक मारने लगा तो दोनों की आंखों की कोरें भीग गईं। उन्हें रोता देख खलील बोला, चाचा जान, इतने बड़े होकर भी रोते हो क्या? नहीं तो, कहकर दोनों ने गीली आंखें पोंछी और खलील को सीने से लगा लिया और मन ही मन सोचने लगे, तू कोई फरिश्ता है क्या? धीरे धीरे खलील को 1 महीना हो गया था यहाँ रहते। अब वह काफ़ी हद तक उनसे घुल मिल गया था और शौकत और हरिया भी उसके लिए उसके अम्मी अब्बू बन गए थे। वे दोनों ही उसका पूरा ख्याल रखते थे और खलील भी उन्हें अपना सब कुछ मानने लगा था। शौकत और हरिया ने चोरी चकारी छोड़ दी थी। कई बार उनके साथी उन्हें चोरी के लिए उकसाते थे, दारू पीने पिलाने की जिद करते थे, लेकिन दोनों ने ही अपना संकल्प निभाया हुआ था। अचानक एक दिन ईंट भट्टे का मालिक शौकत से खलील के बारे में पूछने लगा तो शौकत ने सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे खलील उन्हें मिला था और तब से वह उनके साथ ही रह रहा है। तो मालिक ने ही उन्हें राह सुझाई थी कि वे थाने में जाकर इस बच्चे के बारे में बता आए। तो उस वक्त तो उन्होंने हामी भर दी थी, लेकिन वे जानते थे कि वे खलील के बिना कैसे रहेंगे। दरअसल वह उनकी जीवन शक्ति, जीने की प्रेरणा बन चुका था। उससे अलग रहने की कल्पना भी उन्हें अंदर तक हिला जाती थी। फिर वे कैसे इस बच्चे को अपने से अलग कर सकते थे? दोनों के प्राण जो बसते थे उस बच्चे में। इसीलिए वे पुलिस के पास जाने से भी डर गए थे। अब तो उनका दिन खलील के साथ शुरू होता था और रात भी उसी के साथ ही खत्म होती थी। आज ईंट भट्टे पर काम बंद था तो तीनों ही शहर घूमने निकले थे। आज उन्होंने खूब मस्ती की थी, अच्छा अच्छा खाना खाया था, खलील के लिए नए कपड़े खरीदे थे और खलील के लिए रंग बिरंगे कंचे भी खरीद कर दिए थे। तीनों आज बहुत खुश थे। अचानक कुछ देर देखकर खलील चुप सा हो गया था तो दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो यह हंस बोल रहा था, अचानक चुप क्यों हो गया? तो हरिया को उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। वह उसका हाथ पकड़कर बोला, लल्ला का भौ, कहाँ सोचने लगे तुम? तो खलील बोला, चच्चा, अम्मी अब्बू की याद आ रही है। मैं कभी कभी उनके साथ शहर आता था, फिर हम भी खूब मज़े करते थे। चाचा जान, अम्मी, अब्बू और बाजी मुझे याद करती होंगी ना? कहकर वह फिर उदास हो गया। उसे उदास देखकर, उसकी बातें सुनकर दोनों को ही आत्मग्लानि सी हुई। उन्हें लगा कि अपने प्रेम की खातिर क्यों वह यह भूल गए कि खलील भी किसी का बेटा है, किसी के जिगर का टुकड़ा है, वह किसी के घर का चिराग है। खलील कोई कहीं तो होगा
जो उसकी याद में रात दिन तड़पता होगा, आंसू बहाता होगा, तिल तिल कर मरता होगा, फिर उसे पाने की आस में पल पल जीता होगा। तभी हरिया बोला था, भाई तुमो जेई सोच रहे हते जो हम सोच रहे हते। आहा कहते हुए शौकत हकला सा गया था, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो, या तो वह रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा गया हो। फिर अपने को संयत कर शौकत बोला था, हाँ यार, सोच रहा हूँ कि अपने स्वार्थ में इतना कैसे गिर गए जो इस बच्चे के अम्मी अब्बू का दुख दर्द सबको हमने अनदेखा कर दिया। वह कैसे जीते होंगे इस बच्चे के बिना। हमने तो इसे 1 महीने रखा तो इससे इतना लगाव और प्यार हो गया और अपनापन हो गया। तो सोचा जिनका यह बेटा है, जिसने इसे 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, उनके दिल पर आज क्या गुजरती होगी। चल हरिया, उस दिन मालिक ठीक ही कहते थे कि हमें पुलिस थाने जाना चाहिए। शायद इसके परिवार ने इसके खोने की सूचना दी हो। चल नहीं चलते हैं, चल वहीं चलते हैं, कहकर शौकत ने साइकिल निकाली और तीनों उस पर बैठकर थाने चल दिए थे। थाने जाकर उन्होंने दरोगा को सारी बात बताई और उस बच्चे का आगे कर दिया। तभी एक सिपाही उनके पास आया और बोला, सर, एक आदमी किसी बच्चे के खोने की रिपोर्ट लिखा कर गया तो है, मैं अभी रजिस्टर देख कर बताता हूँ। कहकर वह साथ लाए रजिस्टर के पन्ने पलटने लगा और तुरंत ही खलील का नाम पता निकाल लिया। अभी वे तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक थाने के लॉकअप से किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ें जोर जोर से आने लगी। तब शौकत और हरिया ने पलट कर देखा, 2 चोरों को बुरी तरह डंडे से पीटा जा रहा था। वह यह उनके पुराने साथी थे। कभी चारों मिलकर चोरी और सेंधमारी करते और मुर्गा दारू की पार्टी साथ साथ उड़ाया करते थे। उसको पिटते देखकर दोनों सहम गए थे। तभी सिपाही बोला, क्यों, ये तुम्हारे साथी है ना, और सुना है तुमने चोरी चकारी छोड़ दी है। बहुत अच्छा किया। अब इनसे सबक लेकर कभी दोबारा इस दलदल में मत घुसना। ये चोरी चकारी हेरा फेरी का काम ज़्यादा दिन नहीं चलता, कभी न कभी तो पकड़े ही जाते हैं, समझे। कहकर वह पलटा और साहब के कहने पर खलील के माता पिता को बुलाने चल दिया। कुछ घंटे बाद खलील के अम्मी अब्बू पुलिस थाने में आ गए थे और वे अपने खलील को देखकर उससे लिपट गए और काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर शौकत और हरिया को खूब धन्यवाद दिया और सभी का धन्यवाद करके चलने लगे तो अचानक खलील पलटा और बोला, चाचा जान, अपना ध्यान रखना और गंदी चीज़ें कभी मत खाना और मुझसे मिलने मेरे घर पर भी आना। कहकर वह शौकत और हरिया से लिपट गया तो शौकत ने उसे 10 का नोट निकाल कर दिया और बोला, ले बच्चे, तेरा इनाम, तेरा 10 रुपये मेरे पास तेरी अमानत था ना, अब जल्दी से जा वरना मैं रो दूंगा। और खलील के थाने से निकलते ही दोनों किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। फिर दोनों ने ही अपने आंसू पोंछे और शौकत बोला, अरे हरिया, ये चोरी चकारी सेंधमारी सारी मृग मरीचिका की तरह है रे। हम सोचते हैं इसमें ही सारा सुख निहित है, आज पता चला है रे ये तो मात्र छलावा था। हम छल रही थी यह मृग मरीचिका हमें। आज हम इसके चुंगल से मुक्ति मिल गई है, लेकिन हमने आज अपने फरिश्ते को खो दिया जिसने हमें जीने की राह सही दिखाई थी। अनजाने में ही वह हमारी मंजिल बता गया और इस मृग मरीचिका से बचा गया रे हमको। हाँ जी, कह तो तुम ठीक ही हो। चलो अब चलें उसी कोठरी में। कहकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थाने से बाहर निकल गए और अब कोई मृग मरीचिका उनके सामने नहीं थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? मुझे आशा है कि तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई होगी। मुझे अब मेरी कहानी के बारे में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।